नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फनकार की जिनका चेहरा याद आते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है। सतीश शाह। जी हाँ, 25 अक्टूबर 2025 को उनके जाने की खबर आई। 74 साल के थे वो। जाहिर है इंडस्ट्री में, उनके फैंस में सब जगह एक उदासी छा गई। तो आज की ये हमारी पूरी बातचीत उन्हीं के नाम है। बिल्कुल, और हमारे पास उनके जीवन, उनके काम से जुड़े काफ़ी सारे किस्से हैं, अलग अलग जगहों से मिली जानकारी है। तो इरादा यही है कि आज उनकी जो पूरी आर्टिस्टिक जर्नी रही है उसे समझें। उनकी कुछ यादगार भूमिकाएं, उनके पीछे क्या था और भारतीय कॉमेडी और सिनेमा में उनका क्या योगदान रहा, है ना? उसको थोड़ा टटोले। सही कहा। और सच कहूं तो नाम लेते ही सिर्फ एक दो नहीं, पूरी फौज आ जाती है किरदारों के दिमाग में। ये उनके टैलेंट का ही सबूत है ना? मेरे लिए तो जैसे ही सतीश शाह का नाम सुना, फट से वो जाने भी दो यारों वाली वो अजीब सी लाश याद आती है। हाँ। या फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई के इंद्रवदन। क्या शरारती किरदार था वो। उनकी टाइमिंग ऐसी थी ना, जैसे एक्टिंग कर ही नहीं रहे हों, वो बस वैसे ही हों। बिल्कुल, वो सहजता थी उनमें। और ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, उनकी रेंज मतलब क्राफ्ट जो था कमाल का था। आज हम इसी सफर के कुछ दिलचस्प मोड़ देखेंगे और शायद कुछ ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो लोगों को चौंका देंगे, जो उन्हें सिर्फ कॉमेडियन समझते हैं शायद। हाँ, हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जन्म उनका 25 जून 1951 को बॉम्बे में, जो अब मुंबई है, एक कच्छी गुजराती परिवार में। हाँ, और एक्टिंग की जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी वो उन्होंने पुणे के FTII से ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा। और वो भी उस जमाने में जब FTII मतलब टैलेंट का गढ़ माना जाता था। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये सब दिग्गज वहीं थे उनके साथ। ओ वाह। माहौल ही वैसा था शायद। एक्टिंग और कला पर गंभीर बातें होती थी। मैंने किस्सा भी सुना है FTII का उनके बारे में। कहते हैं कि शक्ति कपूर से उनका कुछ झगड़ा हो गया था। अच्छा। हाँ, और वजह शायद अभिनेत्री दलजीत कौर थी। कॉलेज टाइम की बातें हैं, वो नोक-झोंक। हाँ, इस तरह के किस्से तो रहते ही हैं इंस्टीट्यूशन से जुड़े। खैर, अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने मधु शाह से शादी की, जो डिजाइनर है, और हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को ना लाइमलाइट से दूर रखा। मतलब वो चमक धमक से ज्यादा अपनी प्राइवेसी को महत्व देते थे। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं उनके फिल्मी सफर पर। वो भी काफी कमाल का रहा। फिल्में तो कई की, लेकिन जो एकदम से लोगों की नजर में आए वो शायद 1983 की जाने भी दो यारों थी। हाँ, कल्ट क्लासिक है वो तो। बिल्कुल। उसमें वो कमिश्नर डी मेलो का रोल और वो पूरा ताबूत वाला सीन, वो चलती फिरती लाश, वो तो मतलब हिंदी सिनेमा का आइकॉनिक सीन बन गया है। यकीनन। और वो रोल करना आसान नहीं था बिल्कुल भी। एक तो बहुत कम बजट की फिल्म थी। हाँ। और जैसे आपने कहा, उनको सच में कई बार उस ताबूत को लेटना पड़ा था। लेकिन उस रोल की जो खासियत थी ना, वो थी उनकी डेड पैन कॉमेडी। डेड पैन कॉमेडी मतलब सिरे पर कोई भाव नहीं, एकदम सपाट चेहरा रखकर कॉमेडी करना। अच्छा। हाँ, ये उस सीन में इतना असरदार क्यों रहा होगा? मतलब चारों तरफ इतनी भागम भाग, कंफ्यूजन, और ये एक लाश का किरदार। शायद इसीलिए। सोचिए ना, आसपास इतना हंगामा मचा है, झूठ, फरेब, भागदौड़, और बीच में एक किरदार है जो बिल्कुल शांत, भावहीन। ये जो कॉन्ट्रास्ट था ना, यही अपने आप में एक सटायर बन गया। उनका वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा जैसे पूरी सिचुएशन की बेवकूफी पर एक खामोश कमेंट्री कर रहा हो। वाह, उसने उस सीन की कॉमेडी को और गहरा बना दिया था। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है सोचने का। कमाल है। और फिर 90s और 2000s में तो ऐसा लगता था जैसे हर बड़ी फिल्म में वो होते ही थे। हाँ बिल्कुल। मुझे याद है DDLJ में वो अमरीश पुरी के दोस्त बने थे, अजित सिंह। या हम आपके हैं कौन में डॉक्टर सिंघल। कल हो ना हो में करशन भाई पटेल, सैफ अली खान के पिता, वो प्यारे से मजेदार गुजराती पिता। हाँ। हर रोल में कुछ अलग करते थे। और मैं हूं ना कि प्रोफेसर रसाई, जिनको कैसे भूल सकते हैं, वो किरदार जो बोलते हुए थूकता था। थोड़ा हंसते हुए। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो मतलब बहुत अजीब भी हो सकता था, पर उन्होंने उसे भी यादगार बना दिया। सुना उन्होंने खुद मजाक में उसे स्पिटिंग कोबरा कहा था। हाँ, मैंने भी सुना ही है कि सेट पर शाहरुख खान वगैरह मजाक में उनसे दूरी बना लेते थे। हाँ। पर ये दिखाता है कि वो किरदार में कितना घुस जाते थे। चाहे वो कितना भी अजीब लगे या फिजिकली मुश्किल हो, कोई झिझक नहीं थी उनमें। सही बात है। फन्ना में भी एक छोटा सा रोल था सिक्योरिटी गार्ड का, पर याद रह जाता है। या ओम शांति ओम में वो फिल्म प्रोड्यूसर बने थे।
छोटे रोल्स को भी वो बड़ा बना देते थे अपनी एक्टिंग से। बिल्कुल, फिल्मों ने पहचान दी, शोहरत दी, लेकिन शायद टीवी ने उन्हें घर घर का मेंबर बना दिया। हाँ, ये बात सही है। टीवी पर उनका असर शायद ज्यादा गहरा रहा। 1984 में दूरदर्शन पर आया था ये जो है जिंदगी, वो तो एक मील का पत्थर था। ओह हाँ, ये जो है जिंदगी, उसके बारे में एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि 55 एपिसोड में 55 अलग अलग किरदार निभाए उन्होंने। हाँ, ये तो मतलब किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो थी ही, पर ये सिर्फ उनकी रेंज नहीं दिखाता। ये जो है जिंदगी ने ना इंडियन टेलीविजन पर सिटकॉम का जो फॉर्मेट है उसे सेट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा। उस जमाने में जब टीवी नया नया पॉपुलर हो रहा था, इस शो ने दिखाया कि आम जिंदगी, आम किरदारों पर भी मजेदार कहानियां बन सकती हैं। और हर हफ्ते एक नया रोल करके सतीश शाह ने ये भी दिखाया कि एक ही एक्टर कितने रंग दिखा सकता है। कमाल था वो। फिर फिल्मी चक्कर आया, उसमें रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी जोड़ी, वो मुझे बहुत पसंद थी। हाँ हाँ एक फिल्म क्रेजी कपल की कहानी थी वो, केमिस्ट्री गजब की थी दोनों की। हाँ, वो शो भी बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर जाहिर है वो किरदार जिसने उन्हें टीवी का आइकॉन बना दिया, साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन साराभाई। इंद्रवदन, ओहो, क्या किरदार था। एक अमीर बाप, थोड़ा बिगड़ैल, लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चा। हाँ अपनी मिडिल क्लास बहू मोनिशा को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, और बेटे साहिल पर हमेशा ताने कसना। हाँ, वो डायलॉग्स तो आज भी चलते हैं। मुनीशा बेटा, दैट्स सो टिपिकली मिडिल क्लास। बिल्कुल, मीम्स भरे पड़े हैं। सही बात है। पर ये सोचने वाली बात है, इंद्रवदन का कैरेक्टर इतना पसंद क्यों किया गया? वो तो काफी नकचड़े थे, सार्केस्टिक थे। शायद इसलिए क्योंकि उनकी शरारतों में ना वो कड़वाहट नहीं थी, एक बचपना था। हाँ एक मासूमियत सी थी। हाँ, और वो अपनी वाइफ माया के कंट्रोल में भी रहते थे, जो उसे और फनी बनाता था। सही। वो परफेक्ट नहीं थे, और शायद इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। वो जो टिपिकल पिता का खाका होता है ना टीवी पे, उसको भी तोड़ते थे वो। बिल्कुल सही कहा। वो एक स्टीरियोटाइप पिता नहीं थे, उनमें कमियां थीं, वो मजेदार थे, और इसीलिए शायद आज भी इतने फ्रेश लगते हैं। खैर, उस शो की कामयाबी में बेहतरीन राइटिंग, रत्ना जी के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री और बाकी एक्टर्स का भी बड़ा हाथ था। हाँ, पूरी टीम ही कमाल थी। साराभाई सिर्फ कॉमेडी नहीं था, वो रिश्तों की कहानी थी, किरदारों की कहानी थी। और इसके अलावा भी घर जमाई, ऑल द बेस्ट जैसे शोज ने टीवी पर उनकी पकड़ मजबूत की। उनके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने अपनी एक निजी स्वास्थ्य समस्या को सबके सामने रखा। 2020 में जब कोविड का डर फैला हुआ था। हाँ, उन्होंने बताया कि वो भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। हाँ, और ये उस वक्त एक बड़ी बात थी, क्योंकि बीमारी को लेकर बहुत डर था, गलतफहमियां थीं। सही। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ, बल्कि ये भी शेयर किया कि सही टाइम पर हॉस्पिटल जाने और इलाज मिलने से वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो एक जाने माने चेहरे का ये अनुभव शेयर करना उस मुश्किल टाइम में लोगों को हिम्मत देने वाला था और जागरूक करने वाला भी। उनका फिल्मों में दिखना धीरे धीरे कम हो गया था। आखिरी मेन रोल शायद 2014 की हमशक्ल्स में था। और फिर जैसा हमने शुरू में कहा, 25 अक्टूबर 2025 को किडनी फेलियर की वजह से 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ, उनके जाने से यकीनन एक खालीपन तो आया है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। इंडस्ट्री के लोगों ने, उनके फैंस ने, सब ने उन्हें कॉमिक लेजेंड कहा, इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान बताया। ये दिखाता है कि उनका कद क्या था। अगर हम उनकी विरासत की बात करें, लेगेसी की, तो क्या चीज़ है जो सबसे ज्यादा याद आती है? मेरे लिए तो जैसा हमने पहले भी कहा, उनकी वो नेचुरल कॉमिक टाइमिंग। बिल्कुल सहज, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कॉमेडी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो सहजता तो कमाल की थी। साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि उन्होंने बार बार ये साबित किया कि सपोर्टिंग रोल्स भी उतने ही यादगार और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जितने लीड रोल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हमारी फिल्में हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन उन्होंने अपने किरदारों से अपनी एक अलग जगह बनाई। ये उन्होंने किया कैसे? कैसे वो सपोर्टिंग रोल्स को इतना मेमोरेबल बना देते थे? मुझे लगता है कई वजह थी। एक तो वो हर किरदार में कुछ न कुछ खास डाल देते थे, कोई अजीब सी आदत, जैसे प्रोफेसर रसाई का थूकना। हाँ, या कोई तकिया कलाम, या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा करना कि ध्यान जाए। दूसरा, वो किरदार के ह्यूमरस पहलू के साथ साथ उसके मानवीय पहलू को भी पकड़ते थे, चाहे रोल कितना भी छोटा या फनी क्यों ना हो। इंद्रवदन की शरारतों के पीछे का बचपना हो, या डी मेलो की लाश वाली सिचुएशन की जो एक तरह की बेचारगी थी,
वो उसे रियल बनाते थे। अच्छा। शायद उन्होंने दूसरे कैरेक्टर एक्टर्स के लिए भी एक रास्ता दिखाया कि हर रोल महत्वपूर्ण है। तो आज हमने सतीश शाह के एक लंबे और शानदार सफर पे नजर डाली। एफटीआई के दिनों से लेकर फिल्मों और टीवी पर उनका दशकों तक का राज, जाने भी दो यारों की वो थोड़ी डार्क कॉमेडी से लेकर साराभाई की हल्की फुल्की नोकझोंक तक, उनकी रेंज बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो किसी भी किरदार को बड़ी आसानी से अपना लेते थे, उसे जी लेते थे, चाहे वो सीरियस हो या एकदम फनी या थोड़ा अजीब या फिर जाने भी दो यारों की तरह एक चलती फिरती लाश ही क्यों ना हो। हाँ, उन्होंने हर रोल को एक डिग्निटी दी, एक विश्वसनीयता दी। सतीश शाह जैसे कलाकारों का काम देख के ये सोचने पर भी मजबूर होते हैं हम कि कॉमेडी का मकसद क्या है, सिर्फ हंसाना या उससे कुछ ज्यादा। जैसे जाने भी दो यारों में जो करप्शन पे सटायर था, वो आज भी कितना रिलेवेंट लगता है ना। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे कुछ किरदार जैसे इंद्रवदन साराभाई वो समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि शायद और ज्यादा पसंद किए जाने लगते हैं और प्रासंगिक लगते हैं। सही बात है। क्या ये ग्रेट एक्टिंग और अच्छी राइटिंग का कॉम्बिनेशन है जो पीढ़ियों तक चलता है? ये सवाल शायद सतीश शाह की लेगेसी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सतीश शाह के जीवन और उनके काम पर हुई ये चर्चा उनके योगदान को समझने का एक नया नजरिया देगी। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।